अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वान से आवाम तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने बड़ा ओपनली डिस्कस हुआ। ओपनली उन्होंने तमाम चीज़ों के डिनाइल भी सामने आया और ख़ास तौर पे जो एक नई एक प्रोपेगेंडा बॉक्स हम जिसको कह सकते हैं, या बहुत सारे नाम है, मैं वो नाम भी नहीं लेना चाहती। बशीर मेमन साहब के हवाले से जो उनके बयान है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि जब हमें ये पता है, और ये मुझे पता था कि खासतौर पे जस्टिस फाइज ईसा के केस को लेकर कि वो उनका मैंडेट ही नहीं है या वो ये कर ही नहीं सकते, तो फिर मैं उनसे ये बात क्यों कर कहूँगा। और उनकी कही भी और भी बहुत सारी बातों को उन्होंने टोटली डिनाई किया कि इनका ना कोई सर है और ना कोई पैर है। और इसी की कंटिन्यूटी में हमने देखा था कि कल शहजाद अकबर साहब ने उनको एक लीगल नोटिस भी सर्व किया था कि जी आप या तो माफ़ी मांगे या फिर आप जो है वो 5 करोड़ से 50 करोड़ के करीब जो रकम थी वो उसकी आप अदायगी करें। तो बहरहाल एक तो ये मेन चीज़ थी, इस पर हम बात करेंगे कि विदाउट एविडेंस। और एतजाज़ एहसन साहब भी ये बात कह रहे थे कि बशीर मेमन साहब की बात में किसी किस्म की कोई वजन नहीं है। इस पर हम बात ज़रूर कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ NA 249 कराची का वो हल्का MNA की वो सीट जो कि फैसलवाड़ा साहब की सीट थी, वो वहाँ से जीते थे। और आज उस पर बाई इलेक्शन हो रहा था जब उन्होंने अपनी वहाँ से रिज़ाइन किया और वो सेनेटर बन गए। तो एक तो ये कि वहाँ पर जो टर्न आउट था वो इंतहाई कम था, इंतहाई कम था। प्लस ये कि जाहिर सी बात है जो कराची के मसाइल हैं, मेन कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, उसका एक अलग अपनी कहानी है। कराची सिंध के हिसाब से नहीं चलता, तो सिंध वाले उसको, सिंध हुकूमत जो है वो कराची को ओन नहीं करती। कराची के मसाइल का हल अगर किसी के पास है तो वो सिंध हुकूमत के पास है, खासतौर पर 18वीं तरमीम के बाद। कराची वोट किसी और को देता है लेकिन कराची पे हुकूमत कोई और करता है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं और जिसका अक्स हमें आज के इंतखाबात में नजर आया, क्योंकि जिन पार्टीज को अपेरेंटली वोट पड़े उनका कोई लेना देना कराची से फिलहाल है भी नहीं और शायद वो उनके मसाइल हल कर भी नहीं सकते। जो हल कर सकते हैं, जो वफाक में बैठे हैं, तो सिंध हुकूमत की इजारादारी है और 18वीं तरमीम से हाथ पैर बंधे हुए हैं। इन चीज़ों पे थोड़ी सी हम बात करेंगे एहतसाब के हवाले से भी, और जो इन तमाम चीज़ों का जो इम्पैक्ट अवाम पर है उसके हवाले से भी। जो हमारे साथ पैनलिस्ट है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। हुमा बकाई साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर IB। अस्सलाम वालेकुम हुमा बकाई साहबा, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। तारिक फ़ीज़ादा साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट सीनियर। अस्सलाम वालेकुम तारिक फ़ीज़ादा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अस्सलाम आपके टाइम वालेकुम। का भी। नज़ीर लगारी साहब, ये जो मुझे समझने की ज़रूरत है, ये जो NA 249 है, इलेक्शन कमीशन को सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी और दीगर की जानिब से भी ये कहा गया था कि जी एक तो कोविड बहुत ज़्यादा है तो इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए, रमज़ान है, गर्मियाँ होंगी, इलेक्शन को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन उसमें किसी कोई सुनवाई नहीं हुई और उसका रिजल्ट यही निकला कि एक तो कोविड की वजह से वहाँ पर जो SOPs की जो धज्जियाँ उड़ाई गई, जो उसकी वायलेशन हुई, वो तो अपनी जगह हुई। और टर्न आउट जो था वो बेख्याल कराची के एक तारीख लिखी गई है कि ना होने के बराबर। नहीं, मेरे ख्याल में एक बात तो हमें जरूर देखनी चाहिए कि बाज औकात ऐसा होता है कि आपको चीजों को पोस्टपोन करना चाहता है, लेकिन ये जो इलेक्शन का मामला है, इस मामले में अगर आइन कोई बात कहता है तो आप आइन को न तो अबाइंड में रख सकते हैं, ना अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, ना उसको आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो आइन तो एक ऐसी दस्तावेज है जिसके अंदर जो चीज सरीहन लिखी हुई है, जो नस्ल सही है, उसको तो आप उससे इनहराफ भी नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने अगर टाइम वही रखा है जो आइन के अंदर दर्ज है, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई मुजायका नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बहुत से ममालिक में इन हालात में इलेक्शन हुए हैं, और आज के नहीं बल्कि माजी की पिछली 2-3 सदियों के वाकयात देखे जाएं तो बहुत से ऐसे मौके हैं जब इलेक्शन पोस्टपोन किए जाने चाहिए थे। अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, यूरोप के कई ममालिक में भी, तब भी वो नहीं किए गए और इंडिया में भी नहीं किए गए। तो अब ये हुआ है कि जी इलेक्शन अपने टाइम पर हो रहे हैं, नतायज किसी भी लगारी तरह से फिर उनके जरा हाल भी तो देखिए ना क्या हो रहे हैं, UK, अमेरिका, इंडिया, हालात भी तो देखिए सर। नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर इस सिलसिले में अपना हुकूमत या इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जनाब पार्लियामेंट के पास जाकर हमें इसका मैंडेट दिला दें,
एक आर्जी तरमीम कर दें या कोई रास्ता आईनी निकाल दें तो ऐसा हो सकता था। पार्टियों में हम आहंगी नहीं है और कौमी सोच पर इनकी राय यकसा नहीं है, इस वजह से इन चीजों के बारे में हम ख्याल नहीं करते हैं और नहीं सोचा जाता है ऐसा। वरना दुनिया में ऐसा होता है जब बड़े क्राइसिस आते हैं तो तमाम जमातें मिलकर बैठती हैं और इसका हल तलाश करते हैं। इतने बड़े कोरोना के बावजूद भी हमने अभी तक ठीक है, कौमी सतह पर एक ठीक है लगारी साहब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। हुमा बकाई साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। तारिक मिर्ज़ादा साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। असल में इशू ये है कि क्योंकि अभी तो रिजल्ट्स आ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो मतलब जो सर्वेज में जो पार्टीज आ रही थी, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, और उसके साथ साथ जो कलदम जमात है जिसके पास अभी 30 दिन का अपील का वक्त है, TLP वही आसपास आगे पीछे लीड करी है, मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी है। तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज को मैं तो उस पर कोई बात करना नहीं चाहती, अनडेसेंटल क्लैरिटी थोड़ी सी आ जाए, लेकिन बहरहाल मुकाबला इन्हीं पार्टीज के दरमियान है। तारिक मिर्ज़ादा साहब से ऐड करवा लूं, फिर हुमा बकाई साहब आपकी तरफ आती हूँ। वो अभी बात हुई ना अमेरिका वगैरह की, तो आधे से ज्यादा वोट जो है यूनाइटेड स्टेट्स में इस कोविड के दरमियान, कोरोना के दरमियान, वो अमेरिका में डाक के जरिए, पोस्ट के जरिए वोट डालने का तस्वुर मौजूद है। और आधे से ज्यादा वोट जो है बाहर मुल्क से नहीं, अमेरिका के अंदर रियासतों के लोगों ने घर बैठ के वोट डाला है। बहुत डिले हो गए थे रिजल्ट इसी वजह से। बड़े काम के नुक्ते की तरफ इशारा किया है, वो यही है। वो दुरुस्त कहते हैं लगारी साहब कि अदालत से ले लेते या कुछ और करते, लेकिन मसला ये है कि एक और जो बहुत बड़ी खराबी साथ हो रही है कि जो हमारे यहाँ एकदम इजाजत दे दी जाती है कि 15 पोलिंग स्टेशनों को देखकर, मैं टेलीविजन देखकर आ रहा हूँ इस घर से, यकीन कीजिए मैं आप कहें तो मैं नाम ले देता हूँ टेलीविजनों का, सब टेलीविजन जो है वो स्पिन दे रहे हैं इस वक्त, चूंकि फलां को इस वक्त 1200 पड़ गए हैं, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आप जिस चैनल को लगाएंगे उसमें हर कोई अलग जीत रहा है। इससे ज्यादा गैर जमहूरियत चले उनके पास, मैं ये नहीं कह सकती वो अपने उनके पास। वो जो बात आपने कही है ना कि मैं एहतियात करूंगी और रुकूंगी, आप रुके को 30% तो आने दें वोट यार बाहर, आपने तो आने की गुंजाइश। तो ये बातें जरा जहन में रखने की होती हैं जब हम बाहर मुल्कों का जिक्र करते हैं, तो ये देखना है कि उनके निजाम काम कैसे करता है। ठीक है हुमा बकाई साहबा, दो चीजें हैं जो NA 249 के रिजल्ट से हटकर मुझे बात करनी है। एक तो ये जो कोविड की तरफ मैंने जिक्र किया, क्योंकि सिंध हुकूमत ने खुद ये दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान को कि जी आप इसको पोस्टपोन कर दें, कुछ दिन आगे ले जाएं। अभी कोविड बहुत ज्यादा इस वक्त जो थर्ड वेव है, जो स्ट्रेन है UK, वो सब हमारे और आपके पास है, और शायद इसी की वजह ये हुई कि जो टर्न आउट था वो बहुत ज्यादा कम था। गर्मी रमजान भी एक वजह हो सकती है। आपके ख्याल में क्या रहा? देखिए ये बात तो बिल्कुल वजह है कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी ने ये सबमिशन दी कि इलेक्शंस को मौखर कर दिया जाए या आगे ले जाया जाए, तो उसके नतीजे में हमें ये आवाजें सुनने को मिली कि शायद पीपल्स पार्टी की तैयारी नहीं है, वो पॉलिटिकली वीक है, यहाँ इलेक्शंस हार जाएगी और वो कोविड के पीछे छुप रही है। और ये बात पहली दफा नहीं हुई है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कई दफा हुकूमत को इस हवाले से कह चुके हैं कि कोविड का कह के जलसों को मना किया जा रहा है। तो मतलब इतने अहम मसले पे जब सियासत होती है तो जाहिर है कि फिर आम आदमी का नुकसान होता है। ज़गारी साहब ने इंडिया की मिसाल दी, आप इंडिया का हशर देखें, इस वक्त मोदी साहब को उनकी हुकूमत उनके गले पड़ गई है कि पता नहीं वो कहाँ उनको ले जाएगी। और यही हुआ था कि उन्होंने विक्ट्री अनाउंस कर दी थी और फिर इलेक्शन की रैलीज भी हो रही थी और कुंभ का मेला भी हुआ। और इस वक्त हॉरर स्टोरीज हैं जो इंडिया से बाहर आ रही हैं, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे CNN हो, कोई इंटरनेशनल इदारा हो, वो अब ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो वहाँ पे जो पेंडेमिक का हशर है वो ग्लोबल थ्रेट बन गया है। दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश करूं कि आपने वर्किंग डे पे इलेक्शन रख दिया और ये कहकर खानापुरी कर दी कि जी आम तासील है। उस इलाके की हकीकत ये है कि वहाँ पर दिहाड़ीदार रहते हैं, रोज काम करने वाले लोग रहते हैं, सरकारी छुट्टी का होना उनके लिए इलेक्शन टर्नआउट में कोई अहमियत नहीं रखता। और तीसरी बड़ी बात जो सामने आई, जो वजह दुख भी है कि हो सकता है कि मीडिया हाउसेस इलेक्शंस के रिजल्ट्स को स्पिन दे रहे हों, लेकिन मैं जिस रिपोर्टर की भी बात सुनती थी वो एक ही बात कहता था कि बल्दिया का जो हशर है उस पर तो हर सियासी जमात, उससे कभी भी अगर वहां से इलेक्शन जीता है तो उसे शर्मिंदा हो जाना चाहिए।
बिल्कुल चाहे सही वो कह रही हैं। पीटीआई हो, ये ट्रेडिशनली पीएमएल-एन का इलाका है। जी अगर जी जी। मिस्बा साहब लीड भी कर रहे हैं तो मिस्बा साहब को सोचना चाहिए कि जब वो वहां थे तो क्या हुआ, क्योंकि जो मसाइल हैं वो एक दिन के नहीं, वो दिहाइयों के मसाइल हैं जिनको किसी ने हल नहीं किया है। और जैसे अमूमन होता है कि इलेक्शन के दौरान वादे भी हुए, रिक्शाएं भी चलाई गई, मेरे ख्याल है खाना वाना भी दिया गया, कुछ कहा जा रहा है पैसे भी बटे, टॉफियां भी बटी। ये मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान में का जो सियासी सफर है, जो जमहूरियत का सफर है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इस नहज पे आ गया है कि जो वोटर है हाँ वो अब इस हाँ। कहानी में नहीं आता। और मैं जो इसलिए आपने आज का हुमा बकाई साहबा, ये जो टर्न आउट इतना कम है कि मैं कुछ जगहों पे देख रही थी कि वहां पर 100 से ज्यादा वोट ही नहीं पड़े। तो मेरा ये ख्याल है कि अब जो वोटर है वो भी काफी बाशऊर होता जा रहा है, क्योंकि वहां के मसाइल हर वोटर हुकूमत में जू के तूर है, जिस तरह से आप जिक्र भी कर रही हैं। जी, वोटर भी बाशऊर होता जा रहा है। दूसरी अहम बात ये कि जो हमारा इलेक्शन लॉज हैं वो इस हवाले से खामोश हैं। 2018 के बाद ये तो कहा गया कि अगर विमेन रजिस्टर्ड वोट 10% से कम है तो वहां री इलेक्शन कॉल होगा, लेकिन इस हवाले से कोई बात हमारे लॉज में नहीं है ठीक कि है। अगर ओवरऑल वोटर टर्नआउट 10% से कम होगा तो फिर क्या होगा। तो ठीक है। इस वक्त तो आपके पास जो टर्नआउट हुआ है आप उसी के साथ स्टक हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कराची जैसे शहर में नॉर्मली सुबह में वोटिंग नहीं होती। वहाँ पर जो कराची में नॉर्मल जो प्रैक्टिस है वो ये है कि 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद लोग निकलते हैं, और फिर जितने लोग अंदर चले जाते हैं वो डेफिनेटली उनका वोट काउंट होना होता है या उनका वोट डालना होता है 5 बजे, चाहे दरवाजे बंद भी हो जाए। लेकिन असल जो टर्न आउट है कराची के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो वो 3 बजे के बाद शुरू होता है। नज़ीर लगारी साहब, मैं ज़रा बशीर मेमन वाले टॉपिक पर भी आऊँगी, जो आज वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें की हैं, उस पर भी मैं आऊँगी। मुख्तसरन सा मुझे वो बता दीजिएगा जिसका इशारा भी हुमा बकाई साहबा भी दे रही थी, कि जिस भी पार्टी का नुमाइंदा वहाँ से जीत जाए, जिस भी पार्टी का के नुमाइंदे को लोग वहाँ से जिता दें, उस मसाइल, उस जगह के मसाइल, उस हल्के के मसाइल आज भी जू के तू हैं। 18वीं तरमीम अगर पीएमएलएन जीतती है या इवन दो पीटीआई जीतती है तो 18वीं तरमीम के तहत हाथ बंधे हुए कुछ नहीं कर सकती, और सिंध हुकूमत को कुछ करना होता तो फिर तो कुछ बात ही क्या थी, वो तो बहुत पहले कर चुकी होती। तो फिर हल क्या है इन मसाइल को हल करने का? पहली बात तो ये है कि 18वीं तरमीम का कोई कसूर नहीं है। 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान में फेडरेशन और सूबों के ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम किया है, और जो तवाज़ुन नहीं था, हम एब्सलूट ऐसे वफाक में रहे हैं जो वफाक सूबों के हैसियत को और सूबों के मकाम को कभी तस्लीम नहीं करता रहा है। तो अब वफाक जो है और सूबे जो है उनके अख्तियारात की और उनके कंटेंट लिस्ट के खात्मे के बाद, जिसने बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था, आज से तकरीबन 30-35 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था, वो 18वीं तरमीम में आकर खत्म हुई है। 18वीं तरमीम पाकिस्तान की आईनी तारीख का एक संग मील है, और वो आगे भी इसने डिलीवर करना है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। हाँ, इसकी आड़ में गवर्नेंस नहीं हुई है, लोगों ने डिलीवर नहीं किया है। लोगों के पास अगर फंड आए भी तो भी उनको जायज तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। वफाक की तरफ से एक सूरत हाल ये रही है कि डिपार्टमेंट डिवॉल्व कर दिए और फंड डिवॉल्व नहीं किए। वफाक ने ये किया कि एक वजारत को खत्म कर दिया और वजारत सूबे में मुंतकिल हो गई, लेकिन वफाक में उन्हें एक डिवीजन कायम कर दिया और उसी नाम से, और वो बजट अपने पास रख दिया। ये सूरत हाल रही है। अब आते हैं इस हल्के की तरफ। ये हल्का पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इस तरह का कोई और हल्का शायद होगा जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि पाकिस्तान में जितनी जुबानें बोली जाती हैं और जितने यहाँ पर एथनिक ग्रुप्स हैं, वो तमाम से तमाम जो हैं वो एक बड़े तवाजुन के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पठान है तो वाफिर मिकदार में है, पंजाबी हैं तो वाफिर मिकदार में है, सराइकी हैं तो अच्छी खासी मिकदार में है, और बलोच हैं। सर, मसलों का हल, मसाइल का हल क्यों नहीं अभी तक ढूंढा जा सका? मसाइल का हल नीयत है। अब कुत्तों की नीयत है, वो नहीं करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मसला यहाँ पानी का है। पानी मौजूद है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना सर करे। तो क्यों नहीं, मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ कि क्या हर्डल्स हैं उस मसले, उस जगह के मसाइल हल क्यों नहीं होते? मैं अर्ज कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि पानी से खुदा ना खास्ता कोई अमवात नहीं होती है, लेकिन पानी मौजूद होने के बावजूद लोगों को कीमतन मिलता है। लोग बेचारे एक गदागाड़ी पर पानी रखी हुई टैंकी खरीदते हैं, पानी मौजूद है, उसी इलाके में है।
इन्होंने हाइड्रेंट बना दिए। हाइड्रेंट माफिया ने और टैंकर माफिया ने मिलकर पानी की अपने पास स्टोरेज कर ली, अपने पास पानी रोक लिया, लाइनों में पानी नहीं देने दिया गया है। सर इसकी कौन जिम्मेदारी जिम्मेदार है? बहरहाल हुकूमत पर है जो अच्छा उसने अच्छा और सर, लोग अच्छा लकारी जिम्मेदार साहब जरा 2 मिनट दे दें मुझे, लकारी साहब जरा मुझे 2 मिनट दे दें। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, पुराने अदवार छोड़ दीजिए मुशर्रफ, 2008 से 2013, 2013 से 2018, 2018 से 2021, यानी तकरीबन 13 साल से तसलसल के साथ वहां पर हुकूमत कर रही है और 23 तक कायम रहेगी। नो कमेंट्स। तो सर क्या करें? देखिए नादिया, बात ये है, पहले तो ये है कि जब हम मुल्क के मरकज़ या वफाक के मतलब गुफ्तगू करते हैं तो हमारा लहजा जो है वो कुछ थोड़ा सा मुल्क के साथ दोस्ती का होना चाहिए। वफाक को एक मनफी कुव्वत के तौर पर कुछ तबकों के लोग पाकिस्तान में पेश करते हैं और उसको फिर 18वीं तरमीम को एक रहमत का फरिश्ता समझ के कबूल करते हैं। 18वीं तरमीम ने हमें मालूम है जिस दौर में ये हुई थी पीपल्स पार्टी की मेहरबानियों के नतीजे में, इतनी बड़ी शैतानी हरकत हुई है इस मुल्क के मरकज़ के खिलाफ कि इस वक्त अगर अफवाज पाकिस्तान को, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, या मरकज़ की हुकूमत को अपना बजट चलाने के लिए किसी से पैसे मांगने पड़े तो उनको किसी गैर मुल्क से पैसे मांगने पड़ेंगे, लेकिन जो सूबों को दिए हुए पैसे हैं उन पर कटौती नहीं हो सकती। आप गौर करें कि हुआ क्या है, आपने लचक का मैदान, लचक की गुंजाइश ही खत्म कर दी है। मैंने कई प्रोग्रामों में इस बात पर बार बार जिक्र किया है कि अगर आप अमरीकी कांग्रेस से, जो कि मरकज या वफाक की निशानी है, उससे पावर ऑफ द पर्स ले लेना, टैक्स लगाने की कुव्वत, पैसे तकसीम करने की कुव्वत, बजट पास करने की कुव्वत, जो कि 50 रियासतों को वो देते हैं, तो यकीन करें 50 मुल्क आज बन जाएंगे, कल नहीं बनेंगे। इसकी वजह यह है मरकज ही से तो सब कुछ है। मदीना की, वो जो मदीना की रियासत का हम जिक्र करते हैं, उसमें सबसे अहम तरीन चीज ही मदीना है। अगर आप मदीना को आप देखें कि मुसलमानों की तारीख में क्या हुआ, तो मैं इस तरफ नहीं जाता। जब आप मरकज को छोड़ते हैं, या हमने ये किया है 18वीं तरमीम में कहीं जी मरकज ज्यादती कर रहा है, आप ये देखें कि आधा सिंध, आधे से ज्यादा सिंध इस वक्त शहरी सिंध है, लेकिन वो चूंकि पीपल्स पार्टी का ताल्लुक कोई नहीं है कराची से, तो जो बात आप नहीं कह रही थी मैं कह देता हूं। उन्होंने किया क्या? पानी बकौल उनके है मौजूद, नहीं देने के लिए तैयार, तालीम मौजूद है, नहीं देने के लिए तैयार, मईशत ठीक नहीं कर सकते, तमाम टैक्स ले लेते हैं, और अगर कोई गवर्नर राज की बात करता है तो सिंध तोड़ने की बात की जाती है और सिंध कार्ड खेलने की बात की जाती है। वो तो एक अलग बहस है, वो बिल्कुल डिफरेंट बहस है। यहाँ पर मसला ये है, जरा सी एक बात अर्ज करूं, पीपल्स पार्टी का किरदार सिंध के शहरी इलाकों के साथ और नून लीग का किरदार तो तमाम के तमाम पंजाब, पीपल्स पार्टी का किरदार देही इलाकों के साथ भी यही है। आप जाके तो देखिए कि लड़का गुलामी का दौर है, जो एड्स और जो कुत्तों के काटे और जो एड्स गुलामी का एक दौर है जो सियाती सिंध में मौजूद है, लेकिन शहरी इलाकों के साथ रवैये की वजूहात बिल्कुल तासुब पर मबनी है। अच्छा चले इसको छोड़ देते हैं। हुमा बकाई साहबा, BNA 249, बहरहाल जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि अवाम किसको सपोर्ट कर रही है और किसको निजात दहिंदा के तौर पर देख रही है। आगे बढ़ जाते हैं। आज के जो बशीर मेमन साहब का जो इंटरव्यू चला और उसके बाद एक नई चीज़ें, एक नया पूरा एक पेंडोरा बॉक्स खुला। आज जब वज़ीर आज़म ने मुलाकात की सीनियर सहाफ़ियों से, तो उन्होंने सिंपल सी बात ये की कि जब उनका ये मैंडेट ही नहीं था कि वो ये केसेस ओपन कर सके, तो फिर मैं उनको क्यों कहता। और फिर यही बात दीगर ने भी की, यही बात फ़ारूक नसीम ने भी की। मसला यहाँ पर ये है कि जब ब्यूरोक्रेट्स रिटायर होने के बाद ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं और जिस वक्त उनके पास, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, या उनके पास अगर की एविडेंसेस भी नहीं होते, तो फिर उस चीज की अहमियत क्या रह जाती है? देखिए, दिस इज अनफॉर्चुनेट, और ये है कि ब्यूरोक्रेट्स बाय डेफिनेशन इम्प्लीमेंटर्स हैं। तो जिस तरह आपने तमाम सियासी जमातों, जिस तरह पुलिस को पॉलिटिसाइज किया है, उसी तरह ब्यूरोक्रेसी को भी पॉलिटिसाइज किया है। बशीर मेमन साहब की हिस्ट्री मुझे लगता है मुझसे बहुत बेहतर नज़ीर लगारी साहब जानते। मेरे ख्याल है एक वक्त ऐसा था कि मैं सिंध में दाखिल होने की भी इजाजत नहीं, और उस बात का इशारा किया अपनी बातचीत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने जरदारी साहब के केसेस के हवाले से उन्हें अपडेट किया था। बशीर मेमन साहब का मसला ये है कि क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी की पॉलिटिसाइजेशन का हिस्सा बने,
और उस पोलिटिसाइजेशन की वजह से मार्जिनलाइज हुए, तो अब वो अपने लिए दोबारा वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल इशू है ना, ये उसका मसला है कि हम जो हमारे अच्छे समझदार काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें हमारी सियासी जमातें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं, और फिर वो मफाद जब बंद हो जाता है तो वो दूसरी जगह ढूंढते हैं उस मफाद के हसूल के लिए, और फिर से एक सियासी जमात उन्हें ओन करती है, दूसरी सियासी जमात उनसे हद तक इज्जत का दावा करती है, और ये पोलराइजेशन आपको नजर आती है। देखिए किस तरह एक टीवी चैनल ने आउट ऑफ द ब्लू बशीर मेमन साहब को इतनी स्पेस दी, फिर अगले दिन एक और टीवी चैनल पर वो बात करते हुए नजर आए। जो इन चैनल्स की एफिलिएशन है वो मुझे और आपको बहुत वाज़ेह तौर पे पता है, फिर उसका काउंटर जो है वो ठीक है, ठीक है। हुमा बकाई साहब बिल्कुल सही है। मैं जरा इस पे जाऊंगी लकारी साहब के साथ, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .9% खालिश कॉपर और 100% इलेक्ट्रिक शीट की बदौलत बेहतरीन कारकर्दगी। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। हर सुबह नौ पैगाम लाती है रोशनी का। जब उठते हैं कदम नए रास्तों पर, तो जागती हैं नई मंजिलों की उम्मीदें। वो मंजिलें जहां रोशन है मुस्तकबिल, जहां तवाना है जिंदगी, और जहां खुशहाल हैं सब घराने। यही है मंजिलें उन रास्तों की जिस पे हम कदम हैं नए जमशुदा अजला। हम जम हम कदम, आवाम के लिए एहसास, कौम की तकदीर बदल देता है। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। जिनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हल्का NA 249 के हवाले से मुख्तसर से बात करते चलें कि 2-3 पार्टीज़ हैं जो फ्लक्चुएट कर रही हैं, कभी एक नंबर आगे बढ़ जाती है, कभी दूसरी आगे बढ़ जाती है, जिसमें PMLN भी है, जिसमें PTI भी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, और उसके साथ साथ जो PSP के मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हैं और कलदम TLP भी है। वेल नज़ीर लगारी साहब,
अगर जो क्लियर होगी पोजीशन, इस पे हम प्रोग्राम के आखिरी से में थोड़ी सी दोबारा बात कर लेंगे। मगर अभी जो हम बात कर रहे हैं बशीर मेमन साहब की, जिस तरह से उमा बकाई साहबा बात कर रही थी कि आउट ऑफ द ब्लू वो स्क्रीन पर आते हैं और बड़े बड़े वो बयान देते हैं, दूसरी तरह से उनको कानूनी एक लीगल नोटिस सर्व हो जाता है। आज वजीर आजम साहब उनको तमाम टोटली निगेट के वो कहते हैं कि जब उनका मैंडेट ही नहीं था, उनका ये काम ही नहीं था। और ये बात समझ में आने वाली बात है। मतलब एक हेड ऑफ स्टेट है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनको इतना तो पता है कि वो जिससे मिल रहे हैं वो ये बात काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। DGFIA वो एक सिटिंग जज जो कि आपका है, उसके खिलाफ कैसे कोई केस बना सकता है? तो इन बातों को, इन इल्जामात को आप किस तरह से वेट करते हैं, वेटेज देते हैं? बात यह है कि 90s के डिकेड में सिंध में कुछ पुलिस अफसरों को हीरो का दर्जा दिया गया। ये बड़े हीरो हैं, बड़े बड़े कैरेक्टर वाले हैं और बड़े कमाल के लोग हैं और जनाब कानून की पाबंदी करते हैं, कानून से इनहराफ नहीं होने देते हैं और तमाम की तारीखें होती थी और इस्टेब्लिशमेंट में उनको बड़ा जबरदस्त समझा जाता था और उनसे खास किस्म के एजेंडे पर काम होता था। और सबका बाद में मालूम होता है कि एक ही डाकखाने से थे, एडी ख्वाजा साहब थे और उसके अलावा सनाउल्लाह अब्बासी साहब थे, बशीर मेमन साहब थे, इसी तरह से कई और अफसर थे जो ब्लू आइड बॉय थे पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट हैयत मुक़्तदरा के हुआ करते थे। और इनमें से ये भी थे इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। एक तो ये कि जब शहजाद अकबर साहब बात करते हैं तो वो ऑथेंटिसिटी वो बरकरार रखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि मेरी तो कोई उनसे बात ही नहीं हुई है। मैं तो हैरान हूँ इस बात पर। मैंने जब देखा था कि जब JIT रिपोर्ट पेश करनी थी और सुप्रीम कोर्ट में जाकर जमा करनी थी, इन रात को 2 बजे बशीर मेमन साहब ने वो JIT रिपोर्ट उठाई और जाकर उनकी कापी जो है वो दिखाई और उसकी फुटेज मौजूद है कि वो शहजाद अकबर को दे रहे हैं, क्योंकि शहजाद अकबर को नहीं दी जानी चाहिए थी, वो सुप्रीम कोर्ट में आ जानी चाहिए थी और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं उस पर जो कार्रवाई करनी थी और की भी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगी उनकी तरफ से गई थी। देखिए एक बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से चल रही होती हैं और मुख्तलिफ चैनल उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये जो होती है ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो कठपुतली की तरह काम कर रही होती है, कहाँ कहाँ किस किस तरह की हिदायत आ रही है और उसको फिर फॉलो कैसे किया जा रहा है। तो ये होता है। वज़ीर आज़म ने इस बात तक तो माना है ना कि ख्वाजा आसिफ के बारे में उसने बात की, जब ख्वाजा आसिफ के बारे में बात अकामा पर की जी अकामा पर ना जी मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई भी बात वज़ीर आज़म ने अगर की थी तो इसका मतलब है कि अगर वो कहते हैं कि और बात की थी तो उनकी बात कोई वो कह रहे थे कि ओमनी ग्रुप पे चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड जो आसिफ अली जरदारी वाले केस थे उस पे वो उनको ब्रीफ करते थे, ये किया था। मुझे तो मालूम नहीं है जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई, जिस तरह से वो पूरी रिपोर्ट बनी थी, उस रिपोर्ट में तो इन्होंने कोई स्पेस नहीं छोड़ी थी और जाकर संसद से पेश की थी। इस पर तो सारे के सारे खुश थे और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो रिपोर्ट के बारे में कहा था कि जनाब इस पर सर वो JIT की बात हो रही है ना, एक्चुअली जो ओमनी ग्रुप पे आसिफ अली जरदारी की केसेस पे जो JIT बनी थी जिसको ये ऐड कर रहे थे तो वो पे ब्रीफ करते थे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ उसके बारे में भी रिपोर्टें वज़ीर आज़म दिया करते थे और उसके बारे में इंक्वायरी भी होती रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर भी सिलसिले में उनके साथ राब्ते में रहे थे और वज़ीर आज़म किसी को भी किसी भी किस्म की लॉ के पैरामीटर में वो हिदायत दे सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन वेंडेटा के लिए नहीं कह सकते हैं कि आप किसी का इंतकाम लें और किसी को रगड़ना शुरू कर दें। इस तरह की बात वज़ीर आज़म नहीं कर सकते हैं। वज़ीर आज़म किसी भी अफसर से मिल सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं और वज़ीर आज़म मिले होंगे। वज़ीर आज़म को इसकी तरदीद करने की जरूरत नहीं है। वज़ीर आज़म उन बातों की तरदीद कर सकते हैं कि जी ये बातें मैंने नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है कि वज़ीर आज़म ने नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म पर किसी भी मातहत से कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी बात पूछ सकते हैं। तो अच्छा एक सेकंड वो भी मतलब नहीं होता सर, एक बात पूछना और उनको एक चीज को असाइन करना। चले मैं जरा तारिक पीरजादा साहब से भी बात करूं। तारिक पीरजादा साहब वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि एक बंदा जिसका ये मैंडेट ही नहीं था, वो ये काम कर ही नहीं सकता था, वो DG था FIA का, उसको मैं किसी जज के हवाले से कैसे कोई बात कर दूं। हाँ, जो बात हुई है वो ये बात हुई है जो वो आसिफ जरदारी साहब के केसेस थे JIT के हवाले से, वो उन्होंने ब्रीफ किए। और अकामा पे, अच्छा अकामा पे बड़ा इंटरेस्टिंगली एक और मैं कहीं पर देख रही थी, एक जगह पर वो कह रहे थे कि अकामा रखना कोई जुर्म नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। एक जगह पे नहीं, इसी प्रोग्राम में जिसका हम हवाला दे रहे हैं,
और उनका पुराना एक जो मतीउल्लाह जान के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया था, उसमें वो कह रहे थे कि ये गद्दारी के ज़िम्रे में आता है। ये खुद ही उन्होंने बड़ा बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था उनके अपने स्टेटमेंट में अकामा रखने के कम हवाले से कम मुफादात का टकराव तो था ना, बात खत्म हो सर। गई। एक जगह वो कहते कि जी, जी। क्राइम नहीं है, दूसरी जगह मैं वो कह कहता रहे हूँ थे जी, कि मैं गद्दारी उनको के मैं ज़िम्रे में उनको आता कहता है। हूँ वो आर्टिकल 6 को कह रहे थे कि अप्लाई मैं कहता हूँ वो हजरत मासूम है, लेकिन उसके बावजूद कम से कम एक सूरत तो है ना कि मुफादात का, रियासत के, आप रियासत के मुलाजिम हैं और एक गैर मुल्की हुकूमत से आप तनख्वाह ले रहे हैं, ये वहाँ पे आपका क़याम है, तो मुफादात का सीधा टकराव है। एक बात मैं ज़रा इसकी बात करना चाहता हूँ, इस बशीर मेमन की। मैंने कल फ़रोग नसीम वज़ीर कानून का बड़े गौर से इंटरव्यू सुना था। बेइंतहा शानदार और संजीदा आदमी है, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है उनसे, मैं सिर्फ टीवी के हवाले से बात कर रहा हूँ। यकीन करें कि उन्होंने ये जो बात एक की है उस पर तमाम बहस ख़त्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि किसी किस्म का इसे ये अपने जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं काजी फायद ईसा के मुतालिक लगा कि उनकी मुतालिक कोई आईनी, दफ्तरी, तफसील और इंतज़ामी बात पूछने के लिए मैं जो तमाम ज़िंदगी कानून और अदालतों में गुजार चुका हूँ, मुझे उस बसीरत को अल्फाज दीगर तर्क करके एक निचले दर्जे के एक आदमी के से मशवरा लेना है जिससे मैं 1000 दर्जे बाल्फाज दीगर, उन्होंने लफ्ज़ नहीं कहा, 1000 दर्जे ज़्यादा बसीरत और इल्म रखता हूँ। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी उस आदमी की। लिहाजा एक कबाड़ है जो उन्होंने अपनी ज़ुबान से जिसका इजहार फरमाया बशीर मेमन ने। और मैं आपको ज़रा ज़ाती तज़किया करके देता हूँ बतौर वकील के। देखिए, हमें मुजरिमों को देखते हुए भी एक ज़िंदगी हो गई है। जब लोग बात करते हैं तो इंसान की जो शख्सियत है, उसकी आंख, उसके चेहरे, उसकी हरकत और सकनात से, और यही अदालतों में भी होता है, बॉडी लैंग्वेज आपकी, बॉडी लैंग्वेज इस तरह बोलती है जिस तरह अल्फाज बोलते हैं, बल्कि उससे भी आप देखें उनके चेहरे से कि उनके चेहरे पे सच्चाई का, मैं सच्चाई के वो मेयार नहीं लेकर आ रहा हूँ जो पैगंबरों के पास थे, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो मेरे एक आम इंसान के तौर पर दूसरे का मुशाहिदा। बस मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे लहजे से आप अंदाजा लगा सकती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। एक अंदाजा जरूर आप नामुकम्मल या मुकम्मल से लगाएंगी। इन साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी है, जिस चैनल ने इनको पेश किया सबसे पहले, जियो टेलीविजन में, साफ कहता हूँ मुझे तो कोई डर नहीं है, उन्होंने बड़ी शैतानी हरकत की है ये। जरा से एक फिक्रा और कह दूं, अगला इससे मुतालिक नहीं है फिक्रा। दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि वो जो अल्फाज हैं उनको चबा चबा कर तमाम चैनल जो हैं, जो खास तौर पर वजीर आजम के मुखालिफ चैनल हैं, इस तरह चबा रहे हैं कि इससे ज्यादा लजीज ग़िज़ा जो है इस पे मौजूद नहीं है। हुमा बकाई साहिबा, सवाल मैं पहले भी ये कर रही थी और अभी भी मैं ये कर रही हूँ कि इस किस्म के जो नए नए पेंडोरा बॉक्स खुलते हैं और आपका जो एयर टाइम होता है, चाहे वो हम अपनी बात कर लें या डिफरेंट चैनल्स की बात कर लें, एक इशू उठता है, उस पर बात हो रही होती है, वो कहीं दब जाता है, वो दूसरा मंजर आम पर आ जाता है या उसको रिप्लेस कर लेता है। आपको नहीं लगता, मुझे पर्सनली बड़ा फील होता है कि जो अवामी इशूज़ पे हमें बात करनी चाहिए, जो रमज़ान के माह में या वैसे जो अवाम के मसले मसाइल, वो तो पता नहीं कहीं बहुत पीछे चले जाते हैं। ये नॉन इशूज़ जो हैं वो स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक? या इनका असरात क्या, वो 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे? नादिया जी, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ऑपोजिशन तो इस किस्म की शरारत करती है और करती रहेगी, और मेरे ख्याल है कि जब वो इस किस्म की नई चीजें लेके सामने आती है, वो इन सम वेज इस बात का आकाश होता है कि वो पोजीशन ऑफ वीकनेस में है। और आपने देखा जब पीडीएम और दीगर चीजें जो हैं वहां पर ऑपोजिशन को उस किस्म की पज़ीराई नहीं मिली या उस किस्म के ब्रेक थ्रू नहीं मिले जिसके वो ख्वाहिशमंद थे, उसके बाद एक बार फिर वो रिवर्ट हुए हैं डायरेक्ट अटैक्स पर इमरान खान साहब की जात पर। तो ये तो ऑपोजिशन करेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ट्रेजरी बेंचेस का किरदार है वो इससे कदर मुख्तलिफ होना चाहिए। ये इमरान खान साहब की हुकूमत को नहीं जेबा देता कि वो तवातुर के साथ अब 2.5 साल हो रहे हैं, नैरेटिव काउंटर नैरेटिव, नैरेटिव काउंटर नैरेटिव, आप पोलराइजेशन कम करें। आपके जो वज़रा हैं वो बिल्कुल उसी टोन और टेनर में आकर मीडिया पे बात करते हैं जिस तरह के ऑपोजिशन के वो करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं इनको नीचे लाने की जरूरत है। इमरान खान साहब कदर सिक्योर पोजीशन में है, ऑपोजिशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, बावजूद उसके कि उन्होंने एक बड़ी
कॉन्सेंट्रेटेड कोलैबोरेटेड मूवमेंट माउंट करने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल है, और इमरान खान साहब का जो फेल्योर है या जो उनका मसला है वो परफॉर्मेंस है। अगर वो तवातर के साथ अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर ले तो ये वाली चीजें खुद ही फिजल आउट हो जाएंगी। लेकिन मसला ये है कि हमारे ट्रेजरी बेंचेस के वज़रा भी और ओवरऑल उनका एटीट्यूड भी, और मैं माजरत के साथ गुजारिश करूंगी, किसी हद तक इमरान खान साहब खुद भी ड्रैगन होते हैं इस मड स्लिंगिंग में। मतलब कीचड़ में तो वो जो लोग पड़े हुए हैं, और अगर अच्छा। आपको कीचड़ में खींच रहे हैं तो आप क्यों कीचड़ में खींचकर अपने हाथ ठीक है, गंदे कर रहे हैं? ठीक है। आपके पास गवर्नमेंट को mandate जो है वो आपके पास गवर्नेंस पे इस हुकूमत है, फोकस करना आप है। काम कीजिए। ठीक है, अवामी मसाइल पे, अवामी मसाइल के हल पे। एग्जैक्टली यही तो मैं ठीक आपसे है, गुजारिश कर रही हूँ कि आप काम कीजिए। ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होगी तो ये तमाम मसाइल जो हैं इनकी तरफ अवाम मुतवज्जा नहीं अच्छा, होगी। ये ओके फाइन। divergent लेट मी टेक tactics सम हैं वर्ड फ्रॉम लगारी opposition साहब विद द कंटिन्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। लगारी साहब, अभी जैसे उमा बकाई साहब ने बताया था कि अपोजिशन तो ये चीज़ें करती रहती है, और अपोजिशन को जब वो खातिर ख्वाह कामयाबी पीडीएम से नहीं मिली तो फिर जाहिर सी बात है कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तो ये तो उनका काम है। लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा डिफरेंट एंगल, तो थोड़ा डिफरेंट चीज़ों के को देखना पड़ेगा। मैं सवाल यहाँ पर कही थी कि आज हमने देखा कि आज भी 2-3 दिन में तवातुर के साथ मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हुए हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने लीगी रहनुमाओं से भी मुलाकात की, पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात की, पार्लियामेंटेरियन से भी अपनी मुलाकात की, सेनेटर से भी अपनी मुलाकात की। लेकिन ऐसा कोई जिसको कहना चाहिए कि कोई बहुत ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स या कोई बहुत बड़ी ऐसी बातें कोई हमारे सामने नहीं आई। वो लग रहा है एक बिल्कुल एक डिफरेंट नैरेटिव के साथ जो उनका है भी, उसको लेके मामलात आगे बढ़ा रहे हैं। और सुना ये है कि पीपी और एएनपी को भी अप्रोच कर रहे हैं कि जी दोबारा से इस प्लेटफॉर्म पर वापस आए। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की ये कोशिशें कारामद साबित होंगी और वो एक नैरेटिव, एक चेंज भी आएगा, एक स्विफ्ट चेंज? मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ मुख्तलिफ अंदाज में सियासत कर रहे हैं। उससे पहले जो सियासत हो रही थी उसमें एक तो एग्रेशन था और लॉजिक की कमी थी, और उसके अलावा अपोजिशन एक ऐसी अपोजिशन, बहुत सतही किस्म की अपोजिशन का किरदार खासतौर पर पार्टी जो है वो अदा कर रही थी, और वो टारगेट कर रही थी रोजमर्रा की इशू को, और वो डे टू डे इशूज पर बात करने के को समझती थी कि अच्छा उसकी पॉपुलरिटी या अनपॉपुलरिटी का पैमाना भी ये था कि आज क्या किस सतह पर है, आज की तकरीर का क्या पैमाना है, कल की तकरीर का क्या होगा। कोई ऐसे इक़दाम अपोजिशन की तरफ से भी नजर नहीं आ रहे थे जिसके दूररस असरात हों, और वो आगे आने वाले 1 साल पर, अगले 2 साल पर, अगले 3 साल पर असरात करेंगे। जनाब ये इक़दाम किए गए हैं अपोजिशन की तरफ से और ये इतने ठोस हैं। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ वर्क कर रहे हैं और अपनी पार्टी में वसीउल बुनियाद वो जो है मुशावरत कर रहे हैं और एक्सपोजर की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जो एक्सपोजर की तरफ मोहतरमा मरियम नवाज तवज्जो देती थी, वो एक्सपोजर की तरफ नहीं जा रहे हैं शहबाज शरीफ। इसके अलावा और वो ये कि वसीउल बुनियाद वो कंसल्टेशन की तरफ जा रहे हैं, अपने लोगों के साथ राब्ते भी कर रहे हैं और उनके साथ मुशावरत भी कर रहे हैं, और वो ये भी चाह रहे हैं कि अपोजिशन एक पेज पर आ जाए। अब देखना यह है कि अपोजिशन इस तरह से कैसे एक हो सकती है। जो नैरेटिव बनाए गए वो रोजमर्रा की पॉपुलरिटी के गेन करने के मकासद की वजह से जो चीजें की गई थी उनके असरात जो है वो अब ज्यादा हो रहे हैं, तो वो असरात कैसे कम होते हैं ये बहरहाल देखने की चीज होगी। शहबाज शरीफ से एक तवक्को ये की जा सकती है कि एक जमी जमाई अपोजिशन के तौर पर वो आगे बढ़ेंगे, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसका अच्छा ठीक है लगारी साहब, एक से तारिफ इजाज़त, इसका मतलब ये है कि जो नैरेटिव लेकर पीएमएलएन लंदन चली थी या मरियम साहिबा चली थी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इस तरह से नहीं हुई, और फिर अब नैरेटिव चेंज करके दोबारा से पेनिट्रेशन की कोशिश पीएमएलएन की जानिब से की जा रही है। इस बात का जवाब देने से पहले मैं जरा मुकम्मल कर लूं, उनको बशीर मेमन को प्लांट करने वाला वो फिक्रा रह गया था। मेरे जहन में कोई इश्तबा नहीं है, कोई अभाम नहीं है कि नून लीग और एक टेलीविजन जिसका मैंने नाम लिया, बाकायदा एक मुहिम के तहत इनको सामने लाया गया है। वरना जो कहानी उन्होंने बयान की है और जिस तरह बशीर मेमन ने बयान की है उसमें तो कानूनी तौर पर उसी जो बयान उन्होंने किस्सा बयान किया है
कि मैं फलां जगह गया और उसके बाद शहजाद अकबर मेरे साथ उठ के आए और उसके बाद उठ के हम उनके पास फरोख के पास गए। अच्छा, इस तरह जिक्र कर रहे थे जैसे ये तीनों हजरात उनके साथी दोस्त हैं। तो मैं समझता हूँ कि बराह रास्त इसमें नून लीग इसको जिसे कहता है फ्लोट करना या मैदान में फेंकना, वही उन्होंने काम अंजाम दिया। अच्छा, आप खुद लॉयर भी हैं? जी जी, आप लॉ एक्सपर्ट भी हैं। जी जी। मुझे बताएं कि इनका वेटेज क्या होता है ऐसे बयानात का, और ये इनके कोई एविडेंसेस सामने आ सकते हैं कभी भी? तो कैसे देंगे कोई एविडेंस? वहाँ पे क्या पीएम हाउस में गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं? मैं दोबारा अपनी बात छोड़कर, फरोग नसीम मुझसे बड़े वकील हैं और इतने बड़े नामवर आदमी हैं, कोई हैसियत नहीं है इनकी। नहीं, इसको प्रूव कैसे करेंगे वो अपनी इस बात को? कोई तरीका नहीं है, बशर्ते कि वो दस्तावेज या कोई वीडियो टेप ले आए और वो उसकी सदाकत साबित हो जाए और उसमें जनाब वजीर आजम इनको मशवरा देते हुए नजर आए और फरोग नजीम के साथ इनकी बैठी हुई एक तस्वीर, बाकायदा 1 घंटे की कोई जिसे कहते हैं कि असली को वीडियो आ जाए, या कोई और सबूत सामने आ जाए, या रिकॉर्डिंग आ जाए आवाज की ऐसी जिसपे कोई इश्तबा ना हो अदालत को, और तो कोई तरीका नहीं है। बाकी ये तो इल्जामात हुआ करते हैं। आपने देखा कि जो ही उन्होंने जरा फिक्रा, जो ही उसने इंटरव्यू दिया है, उसके बाद मरियम नवाज ने कहा देखा इस तरह जनाब वजीर आजम हाउस में काम हुआ करता था। हालांकि वो भूल गई कि ये तो कोई चीज नहीं है जो वो पूरा मीडिया सेल चलाया करती थी। मैं जाती बात बता देता हूं, यहाँ पे एक बड़ी मशहूर पीटीवी के प्रोग्राम की बात है। एसएम हाली का अंग्रेजी प्रोग्राम यहाँ चला करता था जिसमें मैंने तवातुर के साथ शिरकत की हुई है। उसको मरियम नवाज ने बराह रास्त वहां से ऑर्डर देकर बंद करवाया था अपने सेल से। ये लोगों का किरदार है। ये पीटीवी के प्रोग्राम का जिक्र कर रहा हूं, तो मैं इल्जाम की बात है, सबूत के साथ बात कर रहा हूं इस बात। ठीक है, तो अच्छा, ओके फाइन। अगर इसमें आप उमा बकाई साहब कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर ऐड कीजिएगा। मैं मुख्तसरन सी 249 की दोबारा से बात कर लेती हूँ। जिन मसाइल का आपने भी जिक्र किया था, लगारी साहब ने भी किया था, वो कभी हल नहीं हुए। आगे आने वाली जमात, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो कलदम जमात टीटीपी हो, या इवन तो मुस्तफ़ा कमाल साहब की हो या पीएमएलएन हो, ये अगर वहां से जीत भी जाते हैं, वहां के लोगों की तकदीरें बदलेंगी, आपको लगता है इस दफा? नादिया, मैं आपसे गुजारिश करूं, ये सिर्फ कराची के इस इलाके की बात नहीं। कराची का मसला अब इस नहज पे पहुंच गया है कि अगर इसकी ओनरशिप लेकर हल नहीं किया गया तो ये पाकिस्तान की मईशत को ले बैठेगा। मतलब ये जो दिहाइयों का निगलेक्ट है, ये अब चल नहीं सकता। और अब की बारिशों में तो आपने देखा ही था ना जी, जी, जी। कि ये सिर्फ कराची की कच्ची आबादी या कराची के गुरबा का मसला नहीं रहा है। ये तो अब कराची की एलीट आबादियां भी कराची की बैड अर्बन प्लानिंग और लैक ऑफ ओनरशिप की वजह से डूब रही हैं। तो अव्वल तो पहली बात तो ये कि एक इलाके का किस्सा नहीं। ठीक है। दूसरी अहम बात ये कि मेरा ख्याल है कि जो अब तक रिजल्ट्स आए हैं उसमें जितनी हुकूमती जमातें हैं वो हमें पीछे नजर आ रही हैं। अभी फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए। पीपल्स पार्टी पीछे है, एमक्यूएम पीछे है, पीटीआई पीछे है। इसका मतलब है कि कंप्लीट डिसइल्यूजमेंट है सिटिंग गवर्नमेंट के साथ और ऑल्टरनेटिव को वोट पड़ रहा है। और ये इस बात का भी आकाश है कि अमूमी जो बाई इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें सिटिंग गवर्नमेंट बड़ी आसानी से जीत जाती है। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई हर बाई इलेक्शन हार रही है। दो बातें, एक तो इलेक्शन फेयर हो रहे हैं और दूसरा ये सवालिया निशान उनकी परफॉर्मेंस पे भी है। ठीक है, मैं हैरान हूँ कि पीएसपी के मुस्तफा कमाल साहब को भी अच्छे खासे वोट पड़ रहे हैं। वो तो ना गवर्नमेंट में है और ना गवर्नमेंट में थे, वो एक नई पार्टी बन के। मुस्तफा कमाल ने बहुत जबरदस्त कैंपेन की है उस इलाके में, लिटरली घर घर जाके कैंपेन। ओके, लगारी साहब, फैसल वाडा ने कैंपेन की थी और शहबाज शरीफ को हराया था। लोग कह रहे हैं इस दफा दो लोगों ने बहुत अच्छी कैंपेन की है, एक मुस्तफा कमाल ने और एक रिस्का साहब। अच्छा, ओके फाइन। लगारी साहब, आप इसमें जरा कुछ कमेंट कर दीजिएगा कि जिस तरह से हुबा बकाई साहिबा ने कहा कि ये दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूंसी या सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी राइट नाउ। ये तमाम जो मसाइल हैं वो इस सब पूरे कराची पे मुहित हैं और ओनरशिप के साथ यहाँ के मसाइल हल करना होंगे। सर, वो दिन हम कभी देखेंगे? डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए। और ऐसा अगर नहीं होता है, जैसे हुमा कह रही थी कि पाकिस्तान की फिर आप बहुत सी चीजों से आपको हाथ उठा लेना होगा। एक तो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही बहुत ज्यादा खराब सूरत हाल से दो चार है,
और जो कुछ कराची के हालात हैं, उसका नतीजा ये बनता है कि फिर आपके पास रेवेन्यू का कोई वो नहीं रहेगा। और मैं एग्जैक्टली, बड़ी बात इकोनॉमिक और हब है। कहता हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ शिफ्ट हुआ है रियल एस्टेट बिजनेस को लेकर, पंजाब में लेकर ले जाया गया है, और यहाँ पर जो टोटल वो खत्म किया गया है या एक हद तक उसको रोक दिया गया है, उससे भी एक असरात मुरतब होंगे कराची के ऊपर। और फिर ये कि कराची की डेवलपमेंट जो है उसको इग्नोर किया गया है। या दो तीन चीजें होती हैं जो बड़े शहरों के लिए मसला होती हैं। मास ट्रांजिट, यहाँ मास ट्रांजिट क्या, एग्जैक्टली जी हाँ, ट्रांसपोर्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं। जी हाँ। सिरे पे 2018 के इलेक्शन में 10 बसेस दी थी कराची की 2.5 करोड़ की आबादी के लिए सिंध गवर्नमेंट ने। बहुत शुक्रिया नजीला गारी साहब। बकाई साहब सर लास्ट कमेंट दे दें। देखें, एक ही बात है कराची के मुतालिक कि कराची के लोगों ने जितनी कम तादाद में वोट डाला है अब तक, या जो टोटल कुल आएगा, कुलियत के साथ आएगा, उससे ये बात साबित हो जाएगी कि कराची के लोगों का और सिंध के शहरी इलाकों का जमहूरियत पर एतबार कम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं भी इसको इसी से रिलेट कर रही हूँ जिस तरह से हुमा बकाई साहब कहती कि वोटर बाशऊर हो रहा है, वो ये समझ रहा है कि हमारे मसाइल जिस तरह से थे, हमारे मसाइल चूंकि दूर रहेंगे। अलबत्ता कुछ ऐसे हैं जो आज भी सोचते हैं कि वोट देना हमारी एक जिम्मेदारी है, एक कौमी फरीजा है, उसके तहत वो वोट करते हैं। प्रोग्राम से दीजिए नाते मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।